नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग स्ट्रेटजी टास्क एनालिसिस की। तो टास्क एनालिसिस का जो सामान्य अर्थ होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्य विश्लेषण। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, जो मानसिक मंद इंटेलेक्चुअल जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनको कोई भी कार्य सिखाने के लिए, जिन बच्चों का आईक्यू कम होता है, उनको कुछ भी सिखाने के लिए, कोई भी स्किल में इंडिपेंडेंट करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। अथवा मतलब कोई भी कार्य जो बच्चे सीख नहीं पाते, जो टास्क एनालिसिस स्ट्रेटजी है, इसके अंदर हम प्रत्येक उस काम को जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके सिखाते हैं। इसके लिए जो जो भी स्किल या कार्य हम सिखाना चाहते हैं, उसको जो सीखने योग्य भाग होते हैं उसके अंदर विभक्त किया जाता है। मतलब जो भी स्किल हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उसको हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जो प्रत्येक पार्ट है वो बच्चे के लिए सीखना इजी हो जाए। वो पार्ट हम एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए हमारे लिए ये एक स्किल है। फॉर एग्जांपल, ये एक स्किल है और हमें सिखाना है बच्चे को। मान लीजिए बच्चे का लेवल है कि बच्चा एक बार में इतना सीख सकता है। ठीक है, बच्चा एक बार में अगर इतना सीख सकता है, तो हम जो ये इतना पार्ट है, इतने ही पार्ट को सिखाएंगे, इतने इतने इस पूरी स्किल को टुकड़ों में बांट देंगे और इन सभी जो स्किल हैं इनको इंडिविजुअली सिखाएंगे। जब ये बच्चा इन सभी में निपुण हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये पूरी स्किल बच्चे को आ जाएगी। टास्क एनालिसिस का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है। मतलब बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाना। अब बात कर लेते हैं टास्क जो एनालिसिस है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों किया जाता है। जो टास्क एनालिसिस है, ये बच्चों को सिखाते टाइम इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं जो शिक्षण विधि है टास्क एनालिसिस, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है इसका। तो जो पहला पर्पज़ है इसका दोस्तों, वो ये है कि जो बच्चे का करंट लेवल है, वो इससे हम निर्धारित करते हैं। व्यक्ति के कार्य के जो मौजूदा स्तर होता है, यानी करंट लेवल है, उसका निर्धारण टास्क एनालिसिस के दौरान हम करते हैं। और इसी के आधार पर जो स्किल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके उप कार्यों की हम सूची बनाते हैं। मतलब बच्चा है, उस कार्य को कितने उपकार्य मतलब कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो आसानी से सीख सकता है। दूसरा, अगर हम इसको बात करें इसका दूसरे उद्देश्य की, दूसरा उद्देश्य है जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड किए हैं, उनको सिखाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, कौन सी हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी, यानी कि टीचिंग मेथड्स क्या रहेंगे, हम कैसे बच्चे को जो छोटा स्किल लिया है, उपकारी लिया है हमने, वो किस प्रकार से सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। तीसरा उद्देश्य होता है जो टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, या फिर अपन बोल सकते हैं इवेल्युएशन करने के लिए।
जब बच्चे को हम सिखा देते हैं तो टास्क एनालिसिस में हम छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं। अंत में जब हम बच्चे को सभी उपकार्य सिखा देते हैं, सभी में इंडिपेंडेंट कर देते हैं, उसके बाद में हम उसका इवेल्युएशन करते हैं कि प्रत्येक स्तर पर बच्चे ने कितना सीखा है, ताकि अगला जब गोल सेट करें तो अगले के लिए ये जो इवेल्युएशन है, ये टास्क एनालिसिस है, वो असेसमेंट का काम कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टास्क एनालिसिस क्यों करते हैं। पहला मुख्य उद्देश्य तो ये है, जो टीचिंग स्ट्रेटजी है टास्क एनालिसिस, इसके द्वारा हम बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में कोई भी स्किल तोड़ के सिखाते हैं। दूसरा है बच्चे का करंट लेवल लिखते हैं हम, बच्चे क्या कर सकता है, उससे आगे का गोल है वो हम सिखाते हैं। छोटे छोटे उपकार्यों में तोड़ के हम बच्चे को सिखाते हैं। जो टीचिंग मेथड है, क्या यूज करने वाले हैं, उसका भी इसमें ध्यान रखा जाता है। और बच्चा जब सीख लेता है तो कितना बच्चे ने सीखा है उसकी भी जानकारी इस होती है इसमें। अब बात कर लेते हैं जो टास्क एनालिसिस है, जो बच्चे को हम सिखाते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी, इसके मेथड्स क्या हैं। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, मेथड्स ऑफ टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस बनाते टाइम किन किन विधियों का, कौन कौन से मेथड्स हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं दोस्तों, वॉच ए मास्टर। वॉच ए मास्टर, मास्टर का मतलब होता है कोई भी जो सिखा रहा है या जो स्किल हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसमें निपुण होता है, उसको देखकर हम टास्क एनालिसिस लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी स्किल सिखानी है, उसके टास्क एनालिसिस लिखने हैं, तो हम किसी को भी देखकर कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको कोई रेसिपी बनानी है, मान लीजिए आपको हलवा बनाना है, तो आप किसी शेफ़ को बनाते हुए देखते हैं और उसको अपने नोटबुक में लिखते हैं या कहीं पे भी लिखते हैं, और उस वो जो स्टेप्स होते हैं उनको आप कॉपी करते हैं आपके किचन में। तो आपने किसी जो मास्टर पर्सन है उसको देख के स्टेप्स लिखे और उनको फॉलो किया, तो ये होता है वॉच ए मास्टर, यानी करने वाले को देखकर। दूसरा मेथड है वो है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब है स्व अवलोकन, मतलब खुद से ही करके देखना। जो भी सिखाने वाला होता है वो टास्क एनालिसिस बनाते टाइम उस स्किल को खुद से करके देखता है और फिर जो उसके स्टेप्स बनते हैं उनको राइट डाउन करता है और टास्क एनालिसिस लिखता है। अगला जो है मेथड है वो है बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग से तात्पर्य ये है दोस्तों, जैसे हम कोई भी स्किल है उसको लिखते हैं और पहले स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसको हम चरणों के चरणों में तोड़ तोड़ के लिखते हैं, और जो चरण होते हैं उनको घटते क्रम में लिखते हैं। जब टास्क एनालिसिस बनाते हैं तो उनको घटते क्रम में लिखते हैं, यानी जो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप से लेकर प्रथम चरण जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, उस तक हम लिखते हैं। बैकवर्ड चेनिंग, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बैकवर्ड चेनिंग, जो चेनिंग है वो भी एक टीचिंग स्ट्रेटजी है, और बैकवर्ड चेनिंग को टास्क एनालिसिस बनाने में हम काम में ले सकते हैं। बैकवर्ड चेनिंग जो होती है उसका जो मुख्य प्रयोग है वो जो सेल्फ हेल्प स्किल, मतलब ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग वगैरह करने में काम आता है, शूज़ पहनना हो गया। तो इसको जो बैकवर्ड चेनिंग है, इसके जो स्टेप्स हैं उसको हम
अंतिम से लेके फर्स्ट तक उल्टे क्रम में लिखते हैं। आगे जो बात करें तो अगला मेथड है टास्क एनालिसिस का ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप समझ गए होंगे कि इस विधि में क्रम के कौशल के चरण लिखते हैं तथा बाद में चरण जो होते हैं, स्टेप्स जो होते हैं, उनको सही क्रम में लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्किल है, हमने उसके क्या क्या पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या चरण हो सकते हैं, उनको लिख लिया और बाद में उनको सीरियल नंबर से लगाया। मान लीजिए फर्स्ट पे कौन सा स्टेप में बच्चे को सिखाना है, सेकंड पे कौन सा स्टेप सिखाना है, इस प्रकार से हम उनको बाद में लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो पॉइंट्स हैं समझ में आए होंगे और क्लियर हो रहे होंगे। अब एक उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप किसी भी स्किल का टास्क एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बच्चे को हमें सिखाना है, एडीएल में कोई स्किल लेते हैं, मान लीजिए बर्शिंग स्किल ले लेते हैं, यानी बच्चे को अपने को सिखाना है बुश करना। अब अपन इसका टास्क एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए कोई स्किल है, बच्चे को बर्शिंग स्किल नहीं आती एडीएल के अंतर्गत, जो एडीएल एरिया है इसके अंदर अपन बुश करना एक स्किल ले लेते हैं और हमें इसका टास्क एनालिसिस करना है। जो हमने अभी टास्क एनालिसिस टीचिंग स्ट्रेटजी पढ़ी उसके हिसाब से बुश करना सिखाना है बच्चे को। तो देखिए दोस्तों, मैं सभी स्टेप्स को लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ मेन छोटे छोटे टैग्स में लिख दूंगा, बाकी आप सुनते रहिए ध्यान से। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहला जो है वो स्टेप क्या होगा, मान लीजिए जो बच्चे की कंडीशन है वो हम लेकर चल रहे हैं, बच्चा मेंटल रिटार्डेड है और आईक्यू है बच्चे का मान लीजिए माइल्ड या मॉडरेट है, या फिर ये डिपेंड करता है कि बच्चे का लेवल क्या है। जो हम पॉसिबल टास्क एनालिसिस के अंदर स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स का ब्रेकडाउन है वो किस प्रकार से करते हैं, उनका भी डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए स्किल है ब्रश करना, तो सबसे पहले जो बच्चा होता है उसको हमें सिखाना पड़ेगा। बच्चे को सबसे पहले हमें टॉयलेट जहाँ पे होता है या फिर हमारा जो वॉशरूम होता है या फिर जहाँ पे हमारा बेसिन होता है, वॉश बेसिन होता है, वहाँ पे जाना सिखाना होगा। सबसे पहले मतलब हमें ये सिखाना होगा जो घर है हमारा, घर में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ बच्चे को वॉश करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें सिखाना होगा कि टॉयलेट, मतलब टॉयलेट से तात्पर्य है दोस्तों यहाँ बाथरूम वगैरह में जहाँ भी हम बुर्श करना सिखाना चाहते हैं बच्चों को, उससे तात्पर्य है मेरा वॉशरूम हो गया या फिर वॉश बेसिन, अगर हम जहाँ बुर्श करना सिखाना चाहते हैं। जहाँ भी ये डिपेंड करता है कि आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आप शहरी क्षेत्र से, सिटी से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप जो भी जगह आपको सही लगे जहां आप सिखाना चाहते हैं उस स्थान का बच्चे को पहले परिचय करवाएं कि इस स्थान पे हमें आकर बुर्श करना है। दूसरी बात ये कि जब भी बुर्श करवाएं तो बच्चे को मिरर के सामने खड़ा करें, मिरर के सामने खड़ा करें। तीसरा पॉइंट जो स्टेप है ये पूरी लाइन में नहीं लिख पाऊंगा, आप समझिए। अब अगर लिखना चाहते हैं तो मुझे सुन के लिख सकते हैं। तीसरी लाइन है बच्चे की जो राइट बुर्श है, मतलब जो खुद की बुर्श की पहचान होनी चाहिए। घर जो परिवार के जो सभी व्यक्ति होते हैं उनकी जो टूथ ब्रश हैं वो एक जगह ही रखी रहती हैं, इसलिए राइट बुर्श का जो चुनाव है वो भी बच्चे को सिखाना पड़ेगा। अगला स्टेप हो सकता है कि बच्चे का ये तो डिपेंड करता है कि बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड,
लगभग बच्चा राइट हैंडेड ही होता है, तो बच्चे को कौन से हाथ से बुर्श करवानी है, किस हाथ से बुर्श करने चाहिए, तो हम लेते हैं, मान लीजिए बच्चे को राइट हैंड से बुर्श पकड़ना सिखाना है, राइट हैंड से पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सिखाएंगे बच्चे को पेस्ट उठाना। अभी ये सिखाया हमने टूथ ब्रश उठाना। अब नेक्स्ट जो होगा वो जो पेस्ट है, जो हम सामान्य भाषा में कोलगेट बोल देते हैं, उसको उठाना, यानी पेस्ट उठाना। और ये जो हम सिखाएंगे ये होगा, अभी हमने राइट हैंड लिया था तो ये होगा लेफ्ट हैंड से, ये हमें बच्चे को सिखाना है। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करते हैं तो दोस्तों एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करते हैं तो सब जो हमने टूथपेस्ट लिया है उसके जो ढक्कन होता है, उसको कैप होती है, उसको हटाना, कैप हटाना और पेस्ट को लगाना। ठीक है दोस्तों, अगला है कि पेस्ट को सही जगह पे लगाना, जो बुर्श होती है उसके ऊपर ही लगाना, सही जगह पर लगाना। नेक्स्ट होता है जो हमारा टैब होता है, यानी नल जो होता है उसको खोलना, या फिर अगर आप आपका परिवेश इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप जग वगैरह या गिलास वगैरह लेकर बुर्श वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जो भी सूटेबल चीज़ होती है उसका आप ज्ञान करवा सकते हैं। यानी पानी डालने के लिए आप पानी के क्या होता है गिलास वगैरह या जग वगैरह का इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें जो हम बच्चे को सिखाएंगे वो है जो बुर्श होता है उसको उसके ऊपर पानी डालना, उसको यानी कि गीला करना। वह जो सामने सबसे पहले हम पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, बुर्श करना स्टार्ट करते हैं, वो सामने के दांतों से करते हैं, सामने के जो दांत होते हैं उनसे करते हैं, सामने के दांतों पर बुर्श करना। नेक्स्ट होता है बुर्श को जो राइट हैंड से पकड़ना व लेफ्ट टू राइट बुर्श करना। लेफ्ट टू राइट मतलब दांतों के ऊपर लेफ्ट टू राइट चलाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें, ये जो स्टेप्स हैं दोस्तों ये इस प्रकार के स्टेप हैं कि हम खुद से भी इन स्टेप्स को लिख सकते हैं, जो हम डेली लाइफ में करते हैं उन्हीं को हमें लिखना है। इन स्टेप्स को आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेफ़्ट टू राइट हो गया, फिर राइट टू लेफ़्ट सिखाएंगे धीरे धीरे, मतलब फिर सामने वाले दांतों को, मतलब मैं ये सभी स्टेप्स लिख नहीं रहा हूँ, आप बच्चे के अकॉर्डिंग छोटे छोटे में बांट के लिख सकते हैं। फिर सामने वाले दांतों के ऊपर व नीचे बुर्श करना सिखाएंगे, फिर दांतों के अंदर नीचे लेफ्ट में राइट में करना सिखाएंगे। ऊपर की तरफ जो भी पार्ट होता है दांतों का उन सभी के ऊपर बुर्श को फिरवाना सिखाएंगे, यानी कि सभी दांत जो है साफ हो जाएं। फिर जो इम्पोर्टेंट स्टेप आएगा वो जो मुंह में झाग बन जाते हैं उनको थूकना भी सिखाएंगे, क्योंकि जो पेस्ट वगैरह होता है वो इनिशियल लेवल पे अगर बच्चा निगल भी जाता है तो इतना नुकसानदायक नहीं होता है, पर हम बच्चे को थूकना सिखाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत बच्चा अगर निगल भी जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। बच्चे को जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये सिखाएंगे कि थूकना कहाँ है, वो उस बेसिन में थूकना है या आप खुले में सिखा रहे हैं तो कौन सी जगह पे थूकना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात करेंगे क्या स्टेप हो सकता है, बच्चे को वापस से जो भी जग वगैरह है या फिर टैब खोलना है और जो बुर्श है उसको धोना है,
ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रहा हूँ। बुर्श को आपस से धोना है, अपने सॉरी अपने हाथों में पानी लेना है और अपने मुंह को जो कुल्ला है कुल्ला करना सिखाना है। ये प्रक्रिया 2 या 3 बार करनी बच्चे को आनी चाहिए। जो हम कुल्ला करते हैं यानी मुंह साफ करते हैं, ये भी बच्चे को सिखाना है। फिर वॉश बेसिन की जो टैब है या फिर जग है उसको साइड में रखना या टैब को बंद करना भी सिखाते हैं। इसके बाद स्टेप आता है ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर का जो यूज करते हैं वो भी हमें बच्चे को सिखाना है। इसके लिए सबसे पहले बच्चे को जीभ को बाहर निकालना सिखाएंगे, दोनों हाथों से टंग क्लीनर को पकड़ना, फिर जीभ के ऊपर सही तरीके से टंग क्लीनर को रखना, व उसको हल्के से दबाते हुए बाहर की तरफ खींचना होता है। फिर उचित प्रकार से इसी प्रकार से मतलब सिखाएंगे और धीरे धीरे जब बच्चा ये सीख जाएगा तो अगला स्टेप हम बताएंगे कि जो टंग क्लीनर है उसको करने के बाद इसको साफ करके उचित स्थान पे रख देते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट स्टेप आएगा वो ये आएगा कि जब ब्रश कर लेते हैं तो टॉवल से बच्चे को मुंह जो है वो साफ करना, मुंह और हाथ पोंछना सिखाएंगे और बाथरूम या फिर जहाँ भी हमने ये एक्टिविटी की है वहाँ से वापस जाना। ये हम जो सिंपल स्टेप्स होते हैं ये देखिए दोस्तों हम डेली लाइफ में खुद से भी यूज करते हैं, बस इनको हम ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में जो बच्चा सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, ये डिपेंड करता है बच्चे का लेवल क्या है, कितना लेवल है उसके ऊपर। एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ये है रेड कलर की, ब्लू कलर की और येलो कलर की जो आइटम हैं उनको अलग करना है, सॉर्ट आउट करना है, ये हमें बच्चे को सिखाना है। तो हम अगर इसका टास्क एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम लेंगे, मान लीजिए हम रेड जो थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनका पहले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जो रेड है उसको कोई भी इनमें से दोनों में से एक ले लेते हैं। हम येलो ले लेते हैं। रेड कलर की जो चीज़ हैं उनको येलो कलर की चीज़ में से सॉर्ट आउट करवाएंगे। जब बच्चा इसमें इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब हम रेड कलर की जो चीज़ है उसको येलो एंड ब्लू दोनों में से सॉर्ट आउट करवाएंगे। फिर हम बच्चे को रेड एंड येलो कलर की जो वस्तुएं हैं उसको रेड एंड येलो कलर की जो वस्तुएं होती हैं, आइटम होती हैं, उनके अंदर से ही छटवाएंगे, क्योंकि ये मिक्स करके देंगे। हम बोलेंगे कि रेड और जो येलो है उनको अलग अलग करो। फिर बात करें जो रेड और येलो हैं इनको रेड एंड ब्लू में से सॉर्ट आउट करवाएंगे। नेक्स्ट जब बच्चा इसमें इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम रेड येलो एंड ब्लू को रेड येलो और ब्लू में से सॉर्ट आउट करवाएंगे। समझ गए दोस्तों?
अब एक बार फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैंने ये लिखने के चक्कर में आपको अच्छे से समझाया नहीं, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए हमें बच्चे को सिखाना है लाल, येलो और जो ब्लू है, इन कलर्स की जो वस्तुएं होती हैं उनको छांटना। तो सबसे पहले हम बच्चे को सिखाएंगे कि रेड जो कलर की वस्तु है उसको येलो में से सॉर्ट आउट करें, यानी कि हम रेड और येलो कलर की जो वस्तुएं हैं उनको मिक्स कर देंगे, उसमें से बच्चे को रेड कलर की जो आइटम है वो उठाने को बोलेंगे। जब बच्चा इसमें इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब बच्चे को हम मिक्स करके देंगे रेड कलर की जो आइटम है उसको येलो और ब्लू में हम मिक्स करके देंगे, यानी इसमें हम 1 चॉइस देंगे, इसमें हम 2 चॉइस देंगे। इस प्रकार से हम रेड कलर की जो बॉल है, बॉल नहीं मतलब कोई भी आइटम हम जो भी ले रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे। नेक्स्ट जब बच्चा इसमें इंडिपेंडेंट हो जाता है तब हम 2 कलर्स ले लेते हैं, येलो को भी ऐड करते हैं, और इसी प्रकार से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम सभी कलर्स को बच्चे को सिखा सकते हैं। टास्क एनालिसिस में फिर एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो भी स्किल हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जिसे भी जानते हैं जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है उसके साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है और ज्ञान की सेवा बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।